वर्सेटाइल रीडिंग आप समझते हो, मतलब ऐसा कई बार हम ये गलती कर बैठते हैं कि जो हमें आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग लगता है हम उसी टाइप के पैसेजेस और करते जाते हैं। सो आज के सेशन में हम फिक्शन बेस्ड पैसेजेस करने वाले हैं। बड़े इंटरेस्टिंग पैसेजेस होते हैं, एक कहानी चलती है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। मेरे लिए कुछ अलग टॉपिक डिफिकल्ट हो सकता है, आपके लिए कोई अलग टॉपिक डिफिकल्ट हो सकता है, बट आपको आइडेंटिफाई करना है तो एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन स्ट्रैटेजिकली। यू शुड नो योर गोल्स, राइट। स्किल सेट एक्वायर करने के लिए आपको मैदान में कूदना पड़ेगा, अलग अलग फ्लेवर के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, वेलकम टू द सेशन। कैसी चल रही है आपकी प्रेपरेशन? आई होप यू आर रियली लाइकिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस दैट वी आर पिकिंग, राइट। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हम रीडिंग करें वो वर्सेटाइल रीडिंग करें। वर्सेटाइल रीडिंग आप समझते हो, मतलब ऐसा कई बार हम ये गलती कर बैठते हैं कि जो हमें आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग लगता है हम उसी टाइप के पैसेजेस और करते जाते हैं। जैसे अगर किसी को हिस्ट्री पसंद है, वो दिन रात सिर्फ हिस्ट्री के पैसेजेस ही प्रैक्टिस कर रहा है, या साइंस में डिफिकल्टी आ रही तो बिल्कुल ही नहीं अटेम्प्ट कर रहे। तो ऐसा नहीं करिए, राइट। जितना आप अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के पैसेजेस करेंगे, उतना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, उतना आप तैयार रहेंगे टू एक्चुअली बैटल द क्लैट एग्जाम, राइट। सो आज के सेशन में हम फिक्शन बेस्ड पैसेजेस करने वाले हैं। बड़े इंटरेस्टिंग पैसेजेस होते हैं, एक कहानी चलती है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो फिक्शन सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्टोरी टेलिंग है, राइट। और शुरू से ही हमने कुछ फिक्शन कहानियां पढ़ी होती हैं या फिर नॉवेल्स पढ़े होते हैं, तो फिक्शन एक ऐसा जॉनर है जहाँ पे बच्चे बहुत स्ट्रगल नहीं करते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कोई अनोखी बात हो गई। यू कैन हैव अ डिफिकल्टी इन सम जॉनर। इंपॉर्टेंट ये है कि आप आइडेंटिफाई करें। तो हम यहाँ पे एक टर्म की बात करते हैं, पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी। मेरे लिए कुछ अलग टॉपिक डिफिकल्ट हो सकता है, आपके लिए कोई अलग टॉपिक डिफिकल्ट हो सकता है, बट आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या परेशान कर रहा है, एंड देन यू हैव टू प्लान योर प्रेपरेशन अकॉर्डिंगली, राइट। तो पढ़ाई करने में तभी मजा है जब आप फोकस्ड रहें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरा तो बिना फोकस के काम चल जाएगा, बस मैं पढ़े जा रही हूँ, आई एम नॉट एनालाइजिंग, आई एम नॉट पुटिंग एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स आर वर्किंग आउट, वेयर थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, दिस इज हाउ थिंग्स डू नॉट फंक्शन, राइट। अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको नेल करना है, बढ़िया परफॉर्मेंस देनी है, तो आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान होना चाहिए, राइट। आपको रूट दिखना चाहिए। यू शुड नो योर गोल्स, यू शुड नो योर शॉर्ट टर्म गोल्स। की अब अगर आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है और आपने शॉर्ट टर्म गोल ही बना लिया कि सारे PYQs निकाल दूंगी मैं, तो फिर ये अनरियलिस्टिक है, ये पॉसिबल नहीं है, इससे डिसअपॉइंटमेंट आएगा, राइट। तो नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, इवैल्यूएट करिए, फिर बताइए कि अच्छा 15-20 दिन तो मुझे अपनी रीडिंग को एनहांस करने में चाहिए, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजीज को ऑब्जॉर्व करूंगा, फिर उसकी एप्लीकेशन सीखूंगी, फिर एक्यूरेसी पे काम करूंगी, फिर मैं टाइम मैनेज करूंगी, और एंड में आई विल गेट इनटू द एक्चुअल मोमेंटम एंड फील ऑफ द एक्चुअल क्लैट और एलेट वट एवर आई एम टारगेटिंग, है ना। तो एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन स्ट्रैटेजिकली, यू शुड नो योर गोल्स, राइट। आपको गोल्स जरूर पता होने चाहिए और उसी तरीके से आपको प्लानिंग भी करनी है उनको अचीव करने की, और उस प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। अब कहीं भी अगर कुछ भी मिस होता है तो फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, डीमोटिवेशन पे होता है। तो हमेशा आप कोशिश करते रहिए कि एनालाइज करते रहें, खुद को एक बार चेक करते रहें कि जो आप आउटपुट जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज पर द इनपुट, अब ये आपको ऑनेस्ट और ईमानदार रहना पड़ेगा, राइट। अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, आपका गोल है टॉप NLU तक पहुंचने का, आपका गोल है कि आपकी सिंगल डिजिट रैंक आनी चाहिए, तो आपको इतने बड़े गोल के अनुसार ही तो मेहनत करनी है, राइट। आप मेहनत B ग्रेड के लिए कर रहे हैं, भगवान जी से आप A ग्रेड मान रहे हैं, तो ये जस्टिस नहीं है ना, ये ईमानदारी नहीं है। तो ये भी देखते रहिए कि कहीं एफर्ट की कमी तो नहीं हो रही, और आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो बहुत ही एफर्ट कर रही हूँ फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, फिर आपको एक बार देखना है कि क्या एफर्ट राइट डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो इसी ज्ञान के साथ डिस्कशन को बिगिन करते हैं। मुझे तो आप जानते ही हैं, मेरा नाम जूही नरूला है। हमने फाइनेंस बेस्ड पैसेजेस करे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग पैसेज था, ये हमने बहुत बड़ा लिया। आज हम 2 छोटे छोटे पैसेजेस करेंगे, तो आई विल स्टेप असाइड, आप अच्छे से पैसेज को रीड करिए। जैसा मैं कहती हूँ कि फॉलो अलोंग क्लास करेंगे, ऐसा नहीं कि बस जैसे हिस्ट्री या लिटरेचर की क्लास हो रही है, आपको टॉपिक दे दिया, आपने मैम ने आपको पढ़ा दिया एंड वी आर डन। नो, आप पैरेलली रीड करो, राइट। जस्ट डोंट बी डिपेंडेंट एंटायरली ऑन द टीचर, बिकॉज देन व्हाट हैपेंस इज कि
प्रोडक्टिविटी नहीं आती। और हम ये चाहते हैं कि अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, पैरेलली करेंगे तो प्रोडक्टिविटी और आउटपुट मैनी फोल्ड टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, धीरे धीरे मैपिंग करिए, की टर्म्स को आइडेंटिफाई करिए, जो आपको लगता है कि ये तो क्रूशल है उस पे ठहरिए, सोच के देखिए क्या क्या क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। ऐसा नहीं बस कि रैंडमली रीड कर दिया और रीड करने के बाद रियलाइज किया कि तो कुछ समझ ही नहीं आया। दिस शुड नॉट हैपन, राइट। चलिए तो अब इसको पढ़ के देखते हैं, राइट। धीरे इत्मीनान से पढ़ेंगे। वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफिकल्ट वर्ड्स, व्हाट द पैसेज इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट एंड व्हाट द ऑथर वांट्स टू कन्वे स्लोली। सो दिस लॉन्ग लेटर इज बिकॉज आई एम राइटिंग बिफोर ब्रेकफास्ट। तो अब आपसे पूछे कि लेटर लंबा क्यों है, इसके लिए जो राइटर है उन्होंने क्या रीजनिंग दी है, उसके लिए उन्होंने रीजनिंग दी है क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट से पहले लिख रही हूँ इसलिए लंबा लेटर है। ठीक है, सो दैट्स द रीजनिंग प्रोवाइडेड। ओ दिस ब्यूटिफुल वाइन लीव्स। तो वो कह रहे हैं कि ये जो वाइन लीव्स है बड़ी सुंदर है। द हाउस इज कवर्ड विद द वाइन। वाइन एक बेल होती है, जैसे अगर आपने देखा हो आपके घर में भी ना बेल होती है, जब मनी प्लांट होता है तो उसकी ऐसे बेल क्लाइंब करती है, वही कहना चाह रहे हैं कि एक बेल है। I looked out earlier and Mrs. Wilcox was already in the garden. तो अब हमें समझ में आ गया कि दो कैरेक्टर अभी निकल के आए, एक तो आए जो राइटर है ही, और एक उसने कहा है कि मिसेस विलकॉक्स उनको कहाँ पे दिखी है। विलकॉक्स उनका नाम है। तो कई बच्चे इस तरह से घबरा जाते हैं कि ये विलकॉक्स क्या होता है, जैसे मेरा नाम जूही है ऐसे ही इनका नाम विलकॉक्स है। तो ऐसे कहीं घबराए मत अगर कोई नई सी आपको टर्म मिल जाए तो। सो वो गार्डन में थी। शी एविडेंटली लव्स इट। एविडेंटली मतलब ये समझ में आता है, दिस इज वेरी मच विजिबल। एविडेंट का मतलब है समथिंग विच इज सीन। एविडेंटली मतलब समथिंग विच इज सीन। ठीक है, सी शी लव्स इट मतलब ये दिखता है कि उनको गार्डनिंग अच्छी लगती है। नो वंडर समटाइम्स शी लुक्स टायर्ड। तो कई बार उनके बारे में बता रहे हैं मिसेस विलफॉक्स के बारे में कि कई बार वो थकी हुई भी लगती हैं। शी वॉज वॉचिंग द लार्ज रेड पॉपीज कम आउट। देन शी वॉकड ऑफ द लॉन मतलब लॉन से चली गई टू द मेडो। तो कहाँ पे, हाउ डिड शी वॉक, लॉन को छोड़ के वो मेडो में चली गई। तो मेडो क्या होता है, हरे भरे जो ग्रासलैंड्स होते हैं उसको मेडो बोलते हैं। उस कॉर्नर टू द राइट आई कैन जस्ट सी। तो जो बेसिकली राइटर हैं वो क्या कह रहे हैं कि उनका जो हाउस है वो वाइन से कवर्ड है। वाइन एक तरह की बेल होती है। और उन्होंने मिसेस वॉलकॉक्स को देखा, वो ऑलरेडी गार्डन में थी। और फिर वो क्या क्या कर रही है उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिखा कि उनको पसंद आता है एंड कई बार वो टायर्ड भी दिखती हैं ऐसा। शी व्हाट वाज शी वॉचिंग, एंड फिर वो लॉन से जाके मेडो की तरफ चली गई। ट्रेल ट्रेल वेंट हर लॉन्ग ड्रेस। तो ट्रेल समझते हैं, ये तो अब आप देखते होंगे कि कई सेलिब्रिटीज जब पीछे गाउन पहनते हैं या कोई ड्रेस पहनते हैं तो वो कुछ कुछ पार्ट ऑफ द ड्रेप टचेस द ग्राउंड, तो उसको ट्रेल कहते हैं। मतलब पीछे से आप कपड़ा आता जाता है, यू मस्ट हैव सीन। ठीक है, सो सपोज देर इज द लेडी इज वॉकिंग, तो ऐसा उनकी ड्रेस ग्राउंड को टच करती है, राइट। सो दिस इज सपोज दिस इज द ग्राउंड एंड द गर्ल इज फेसिंग हियर, राइट। सो दिस इज द ट्रेल, राइट। तो वही वो समझाना चाह रहे हैं कि जो उनकी लॉन्ग ड्रेस थी वो ग्राउंड को पीछे से टच कर रही थी ओवर द सॉपिंग ग्रास, एंड शी केम बैक विद हर हैंड्स फुल ऑफ हे दैट वाज कट येस्टरडे। तो वो क्या लेकर वापस आई, हे इज अ टाइप ऑफ अ ग्रास। ठीक है, सो व्हाट डिड शी ब्रॉट, तो लेकर क्या आई, उनके हाथ में क्या था कि उन्होंने कल हे कट करी थी तो वो लेकर आई। आई सपोज फॉर रैबिट्स और समथिंग एज शी केप्ट ऑन स्मेलिंग इट। तो कह रहे हैं कि हो सकता है वो रैबिट्स के लिए लाई हो क्योंकि वो बार बार उसको स्मेल करके चेक कर रही थी। सो स्मेलिंग मतलब शी मस्ट बी सीइंग दैट it is worthy to be fed. So that's the idea what we can gather from here, right? चलिए, so now let's proceed further and read this.
सो सी हाउ ब्यूटिफुल द पैसेजेस आर एट टाइम्स. अगर आप लिटरेचर पढ़ते रहे हैं स्कूल में, या अगर आपको नॉवल रीडिंग में इंटरेस्ट है, तो इस तरह के पैसेजेस आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होंगे. बट क्योंकि कई बार हम नहीं पढ़ पाते इस तरह के का, या हमें राइट एक्सपोजर नहीं होता, सो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट. तो हमें बस यही देखना है कि वी शुड बी well aware of what is the text like, how it would come, how do you deal with it. So all this is really important. तो अगर हम इसको आगे पढ़ें तो ये बोलता है द एयर हियर इज डिलिशियस. ठीक है, तो हवा के लिए वो कह रहा है डिलिशियस है, मतलब सुगंधित है. दैट्स व्हाट यू कैन से. लेटर ऑन आई हर्ड द नॉइज ऑफ क्रॉकेट बॉल्स एंड लुक्ड आउट अगेन एंड इट वाज चार्ल्स विलकॉक्स. तो एक कैरेक्टर आ गया मिसेस विलकॉक्स. ठीक है, अब दूसरा कैरेक्टर इमर्ज करके आया. ये कौन है? चार्ल्स विलकॉक्स. और चार्ल्स विलकॉक्स क्या कर रहे हैं? ही इज प्रैक्टिसिंग. ठीक है, दे आर कीन ऑन ऑल गेम्स. कीन ऑन ऑल गेम्स मतलब दे आर इंटरेस्टेड. कीन होने का मतलब क्या होता है? इंटरेस्टेड होना. ठीक है, सो व्हाट डू वी मीन बाय कीन? कीन इज टू बी इंटरेस्टेड. प्रेजेंटली ही स्टार्टेड स्नीजिंग. स्नीज होता है छींक मारना. एंड हैड टू स्टॉप. सो देन आई हियर मोर क्लिकेटिंग एंड इट इज मिस्टर विलकॉक्स प्रैक्टिसिंग. तो जैसा वो कह रहे हैं कि ये सारे लोग दे लाइक गेम्स, तो अब मिस्टर विलकॉक्स भी पिक्चर में आ गए हैं. प्रैक्टिसिंग एंड देन अ टिश्यू ही हैड टू स्टॉप टू. तो ये भी रुक गए हैं. Then Avi comes out and does some calisthenic exercises on a machine that is strapped onto a green gauge tree. They put everything to use and then she says tissue and in she goes. तो बेसिकली ऑल थ्री आर स्नीजिंग. ये कहानी यहाँ पर चलाई जा रही है कि पहले चार्ल्स आए, ही वॉज स्नीजिंग, ही हैड टू स्टॉप. फिर मिस्टर विलकॉक्स आए, देन ही ऑल्सो नीडेड अ टिश्यू. फिर एलवी आई, वो कुछ एक्सरसाइजेस करने के लिए आई, एंड देन शी सेज अ टिश्यू एंड देन शी ऑल्सो गोज. अब फाइनली मिसेस विलकॉक्स रीअपियर करी. तो पहले उन्होंने कहा था ना कि वो गार्डन में दिख रही हैं, और फिर वो लॉन उनसे वॉक ऑफ करके मेडो की तरफ जा रही हैं, और उनकी ड्रेस ट्रेल फॉलो कर रही है, और वो हाथ में हे लेकर आती हैं. एंड शी इज स्मेलिंग इट. प्रोबेबली शी इज गॉट इट फॉर द रैबिट. तो अगेन स्टिल स्मेलिंग हे एंड लुकिंग एट द फ्लावर्स. सो मिस्टर Mrs. Wilcox has reappeared. So you can see there are some people who have been picked up in the passage, right? So अब देखते हैं आगे क्या है. Let's try to read this. तो देखिए अब ऑथर ने कैसे इंटेलिजेंटली स्विच करा है विद द आउटडोर सेटिंग्स टू व्हाट ही फील्स लाइक. I inflict all this on you because once you said that life is sometimes life. तो all this on you क्योंकि वो एक लेटर लिख रहे हैं, तो you is possibly जिनको वो अपना लेटर लिख रहे हैं, that life is sometimes life and sometimes only a drama and one must learn to distinguish. Distinguish मतलब separate each other from which and up to now. तो मतलब आपको समझना पड़ेगा क्या लाइफ है, क्या ड्रामा है, what is important, what is not. I've always put that down as Meg's clever nonsense. तो वो क्या कहते हैं, मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करता हूँ कि ये मैग की क्लेवर नॉनसेंस है. बट दिस मॉर्निंग इट रियली डज नॉट सीम नॉट लाइफ बट अ प्ले. तो अभी उसको लाइफ ना लग के दिस लुक्स लाइक अ ड्रामा. एंड डिड इट अम्यूज मी. अम्यूज मी मतलब सरप्राइज मी. इनॉर्मसली मतलब टू अ ग्रेट एक्सटेंट. अम्यूज मी मतलब सरप्राइज, एंड इनॉर्मसली मतलब इन अ ग्रेट वे, इन अ ह्यूज वे, टू वॉच द डब्लूज. डब्लूज मतलब ये विलकॉक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और अब कह रहे हैं नाउ मिस्ट्रेस विलकॉक्स हैज कम इन. सो बेसिकली नाउ द सिचुएशन हैज कम वेयर दिस लेडी हैज एंटर्ड द हाउस. Okay, so now the first question is there for you.
बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अटेम्प्ट करिए। देखिए कभी भी क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा अच्छे से अगर आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसकी क्लैरिटी है। कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन की क्लैरिटी ही नहीं होती, और अगर हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे तो हम उसको आंसर कैसे करेंगे, राइट। सो ऑलवेज try and pay attention to the questions, right? Very, very important. अच्छे से रीड करिए, राइट। ट्राई व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू कन्वे, राइट, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप फिर फंस जाओगे। द मोस्ट कंपेलिंग, कंपेलिंग मतलब जो फोर्स करने वाला, स्ट्रॉन्ग एविडेंस, एविडेंस मतलब व्हाट इज द सबूत, राइट, दैट्स व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू communicate, right? So if we see the question says that the most compelling evidence the narrator gives that his environment does not seem life but a play. तो उन्होंने clearly बोला कि last line में that he is very amused, it amuses him immensely to watch the W's, right? सो कोई एक ऐसा सिंगल कैरेक्टर की तो बात नहीं हो रही है, बट इट इज अबाउट द एंटायर फैमिली, राइट। अगर आप देखेंगे, सो इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था। तो ये डिस्कशन, ये स्टेटमेंट इन्होंने इस पैराग्राफ में बोला है, राइट। कि उन्होंने बोला कि आई से इट ऑन यू, कि तुमने एक बार कहा था कि लाइफ कई बार लाइफ है और कई बार ड्रामा है, राइट, और तुमको डिस्टिंग्विश करना चाहिए। और मैं उसको हमेशा से कैसे बोलता हूं कि दिस इज मेक्स क्लियर नॉनसेंस, बट दिस मॉर्निंग इट रियली डज नॉट सीम लाइफ बट अ प्ले। तो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं? क्योंकि इट डिड अम्यूज मी इनॉर्मसली टू वॉच द डब्लूज। तो जैसा मैंने कहा, ये डब्लूज किसको रेफर कर रहे हैं? विलकॉक्स को। तो विलकॉक्स की एक्टिविटी को देख के ऑथर अम्यूज हुआ, और उसी को देख के उसने कहा कि लाइफ ना लग के इट लुक लाइक ऑल प्ले, राइट। सो मिसेस विलकॉक्स लव ऑफ द गार्डन के कॉन्टेक्स्ट में तो कहा नहीं, आपने रिविजिट किया है। सो दिस डज नॉट मेक सेंस। नेचुरल सीनरी, बुकोलिक इज रस्टिक, राइट, जो रूरल फ्लेवर देती है। सो उसके बारे में भी नहीं बोला। द एक्टिविटीज ऑफ विलकॉक्स फैमिली, हाँ, उसको देख के कह रहे हैं ना। अगर आप पैराग्राफ पे रिविजिट करेंगे तो क्लियरली उसने कहा कि दिस मॉर्निंग इट रियली डज नॉट सीम लाइक लाइफ बट अ प्ले एंड इट डिड। तो इसी आइडिया को तो फ्लोट कर रहा है ऑथर की, इट डिड अम्यूज मी enormously to watch the W's. W's मतलब द विलकॉक्स फैमिली। तो उसी विलकॉक्स फैमिली की एक्टिविटीज को देख के ही ऑथर इस रीजनिंग तो पहुंच रहा है। तो सी हम रखेंगे। द परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस फोकस ऑन स्मेल्स नहीं, फोकस ऑन स्मेल तो मिसेस विलकॉक्स कर रही है ना, 2 बार वो स्मेल कर रही थी हेक को, बट वी कांट से दैट। कॉमेडी ऑफ एवी, तो एवरी कोई कॉमेडी कर रही है, ये आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सी इन दिस केस, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है टोन का। टोन इज हाउ द ऑथर फील्स लाइक, राइट। तो आप यूजुअली टोन के क्वेश्चन को पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, जो आपको डिस्कशन से आइडिया बिल्ड होता है, इससे इंटरप्रेट कर सकते हो। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इस तरह के फैंसी वर्ड्स पे रीच आउट कर जाए, पर वो पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर मेरा एग्जाम के स्ट्रेस में हूँ तो एक वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि एक स्टैटिक वर्ड तो एकदम से थॉट प्रोसेस में नहीं आएगा। जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट। तो आप बस इतना कोशिश करिए पैसेज को समझने की कि ऑथर का जनरल आइडिया कैसा है वाइल ही और शी इज राइटिंग, हाउ इज ही फीलिंग। टोन का मतलब होता है कि ऑथर कैसा फील कर रहा है। सो इट्स बेसिकली आंसरिंग हाउ द ऑथर फील्स, राइट। तो ऑथर का ओपिनियन क्या है, ऑथर कैसा फील कर रहा है, कंसिडर कर रहा है, उसका टेक क्या है ऑन द गिवन सिचुएशन, वो आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो एक बार आप सारी चॉइसेस को एक्सप्लोर करो और देखो कि आपको कौन सी चॉइस फिट इन होती दिखती है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो रोमांटिक तो कहीं हो ही नहीं रहा, रोमांस का तो कोई सीन क्रिएट नहीं हो। एक्सटैटिक इज वेरी हैप्पी, राइट, तो रोमांटिक तो नहीं है, राइट। एक्सटैटिक इज वेरी हैप्पी, वो भी कहीं बहुत एक्सट्रीमली हैप्पी नहीं दिखता। वो कहता है अम्यूज्ड है इनॉर्मसली, बट सरप्राइज होना और हैप्पी होना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। सो अपोलोजेटिक भी कहीं नहीं दिखता। अपोलोजेटिक होता है व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग सॉरी और रिग्रेट। चीयरफुल दिखता है, हाँ, कि वो कह रहा है कि मैं सुबह उठा हूं इसलिए लंबा लेटर देख रहा है, और फिर हैप्पी तरीके से जो एक्सप्लेनेशन है वो प्लेजेंट है, राइट। अगर आप देखेंगे कि सैड तो नहीं है,
तो नेगेटिव वाला तो कोई वर्ड ही नहीं हो सकता। रिफ्लेक्टिव होता है जब वो आपने कोई सपोज कोई आपने गलत काम किया और आप सोच रहे हैं कि अरे तो गलती हो गई, यूर ना पेंसिव मोड, तो पेंसिव मोड में भी नहीं दिख रहा, सो चीयरफुल हैप्पी मोड में है, राइट। तो कोई पॉजिटिव या न्यूट्रल टर्म वुड वर्क बेटर, कैन make sense here, so we can pick D as a good answer, right? चलिए, so now let's proceed further and read this portion. चलिए, सो ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट वन ग्रो अप, तो कह रहे सब बच्चे ग्रो कर जाते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट सिवाय एक के। तो अभी हम कॉन्टेक्स्ट देखने की कोशिश करेंगे कि ऑथर ने एक्सेप्ट वन क्यों बोला है। दे सून नो दैट दे विल ग्रो अप मतलब बड़ा होना, राइट। एंड द वे वेंडी न्यू वॉज दिस, तो यहाँ पे एक ऑथर ने अब कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, वेंडी, राइट। वन डे व्हेन शी वॉज 2 years old, तो ये वेंडी कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है, क्योंकि अभी शी जो प्रोनाउन है केवल वेंडी को ही पॉइंट आउट कर सकता है। शी वॉज 2 years old, शी वॉज प्लेइंग इन अ गार्डन एंड शी प्लग्ड अनदर फ्लावर एंड रैन विद इट टू हर मदर। तो एक डिस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं कि वो गार्डन में क्या कर रही थी, उसने एक फ्लावर तोड़ा और अपनी मम्मी के पास चली गई फ्लावर को लेके। आई सपोज शी मस्ट हैव लुक्ड रादर डिलाइटफुल फॉर मिसेस डार्लिंग पुट हर हैंड टू हर हार्ट एंड क्राइड, ओ व्हाई कांट यू रिमेन लाइक दिस फॉर एवर। तो अब क्योंकि ऑथर सपोज कर रहे हैं कि क्योंकि जो मिसेस डार्लिंग है, जो होपफुली वेंडी की मदर हैं, उन्होंने उस बच्ची का हाथ अपने दिल पर रखकर कहा कि तुम हमेशा इतनी प्यारी क्यों नहीं रह सकती। सो दैट्स व्हाट ऑल द पेरेंट्स फील एट सम टाइम, कि बच्चे छोटे से इतने प्यारे होते तो हमेशा उतने प्यारे क्यों नहीं रहते। दिस वॉज ऑल दैट पास्ड between them on the subject, but henceforth Wendy knew that she must grow up. बट वेंडी को क्या पता था, henceforth मतलब conclusively, कि बस वो उस डिस्कशन में यही बात हुई, बट शी न्यू कि शी हैज टू ग्रो अप। यू ऑलवेज नो आफ्टर यू आर 2 इज द बिगनिंग ऑफ द एंड, मतलब 2 साल की उम्र में आपको समझ में आ जाता है कि नाउ यू आर ग्रोइंग अप एंड यू आर मूविंग अहेड। दैट्स व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से। तो यहाँ पे एक और कैरेक्टर आया है मिसेस डार्लिंग का, ये भी हम नोट कर लेते हैं, सो दैट वी नो दैट व्हाट आर द मेन कैरेक्टर्स द ऑथर इज बिल्डिंग अराउंड द डिस्कशन। रीड दिस नाइसली, गो स्लो, राइट। अगर आपको कोई भी ऐसा पैसेज है थोड़ा मुश्किल लगता है, या कोई ऐसा जॉनर है जो आपका फ्रेंडली नहीं है, उसको एकदम से रिजेक्ट करने की बजाय टेम्परामेंट बिल्ड करिए और धीरे धीरे अपनी रीडिंग को बढ़ाइए, राइट। यू कैन गो स्लो इंस्टेड ऑफ स्ट्रगलिंग टू रीड ये पूरा पैसेज पढ़ के फिर उसके पास वापस आने की बजाय, बट it's better that you gradually build up the pace and get into the frame. चलिए, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो हम अगर इसको पढ़ना शुरू करें, ऑफ कोर्स दे लिव्ड एट 14, तो 14 उनका हाउस नंबर था जहां पर वो रहते थे, वेंडी और मदर। अभी तो यही 2 कैरेक्टर निकल के आए हैं। एंड अंटिल वेंडी केम हर मदर वॉज द चीफ वन, तो उसकी मदर वॉज द मेन वन, चीफ वन मतलब मेन वन, ठीक है। सो उनका रेसिडेंस यहाँ पे बताया, दे यूज्ड टू स्टे एट 14। शी वॉज अ लवली लेडी, अब डिस्क्रिप्शन है, वेंडी की मदर का पूरा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर।
तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि ऑथर ने कैसे डिस्क्राइब किया है, क्या इंक्लूड किया है, क्या नहीं किया, वी कैन रिविजिट हियर, राइट. शी वॉज अ लवली लेडी विद अ रोमांटिक माइंड एंड सच अ स्वीट मॉकिंग माउथ. हर रोमांटिक माइंड वॉज लाइक द टाइनी बॉक्सेस. तो ऑथर ने यहाँ पर क्या किया है, माइंड वॉज लाइक टाइनी बॉक्सेस, राइट. आप देख रहे हैं यहाँ पे कंपैरिजन किया है और ऑथर ने सिमिली को यूज किया है. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन देता है ऑथर तो यूजुअली कहाँ से देता है, फिक्शन बेस्ड पैसेजेस से देता है. तो आप देख सकते हो कैसे सिमिली यूज्ड है, राइट. वन विद इन द अदर देन केम फ्रॉम द पजलिंग ईस्ट. However, many you discover there is always one more, and her sweet mocking mouth had one kiss on it that Wendy could never get, though there it was perfectly conspicuous in the conspicuous मतलब placed in the right hand corner. So just saying that talking about the demeanor of Wendy's mother कि वो sweet थी और बहुत interesting तरीके से उनका mind romantic था और mocking mouth था, right, और अलग अलग तरीके से she used to come and talk. So that's what has been described. Just a description of the mother, right? Read this. जितना टाइम मैं आपको देती हूँ दिस टाइम शुड बी परफेक्ट, बट अगर आपको कहीं लगता है कि आपको और टाइम की ज़रूरत है, प्लीज़ डोंट शाई, राइट. यू कैन टेक मोर टाइम एज लॉन्ग एज यू आर प्रोग्रेसिंग, एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ डिफरेंट प्रोग्रेस रेट. तो आपको ऐसे घबराना नहीं है कि भाई मुझे तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, वाई शुड इट हैपन. आप देखेंगे कि कुछ पैसेजेस आप इजीली पिक करेंगे, कुछ में आपको पेस पकड़ने में टाइम लगेगा, एंड आइदर ऑफ द वेज एज लॉन्ग एज यू आर इम्प्रूविंग फ्रॉम द प्रीवियस डे इट इज अ गुड पार्ट. द वे मिस्टर डार्लिंग वन हर वॉज दिस. तो मिस्टर डार्लिंग अब वेंडी के फादर आ गए यहाँ पर. वन हर मतलब उनको कैसे जीता उन्होंने, उनसे शादी कैसे हुई, उनके पार्टनर कैसे बने, आई थिंक ये कहना चाहता है. The many gentlemen who had been boys when she was a girl discovered simultaneously मतलब at the same time that they loved her, and they all ran to her house to propose to her except Mr. Darling, who took a cab and nipped in first and so he got her. तो बड़ी हिलेरियस स्टोरी कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बॉयज़ थे जिनको मिसेस डार्लिंग जो वेंडी की मदर है वो पसंद आई थी, और वो उनके पास जा रहे थे प्रपोज करने के लिए, उनके पास भागे, पर मिस्टर डार्लिंग ने क्या किया, कैब ली और सबसे पहले पहुंच गए, एंड दैट्स हाउ ही गॉट हर. सो दैट्स अ इंटरेस्टिंग स्टोरी. ही गॉट ऑल ऑफ हर एक्सेप्ट द इनर मोस्ट बॉक्स एंड द किस. सो सम पार्ट ऑफ मिसेस डार्लिंग मिस्टर डार्लिंग कुड नॉट गेट. दिस इज व्हाट द सेंटेंस ट्राइज टू कन्वे. ही नेवर न्यू अबाउट द बॉक्स एंड टाइम ही गेव अप ट्राइंग फॉर द किस. Wendy thought Napoleon could have got it, but I can picture him trying and then going off in passion, slamming the door. तो वेंडी को लगता था कि नेपोलियन को तो मिल गई होगी किस, पर वो भी उसको लगता है कि वो पिक्चर कर पा रहा है कि उसको भी नहीं मिली होगी, और वो भी डिसअपॉइंट होता हुआ डोर को स्लैम करता हुआ चला गया होगा, राइट. चलिए, तो पहला एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ऑथर ने किस टेक्निक को यूज करा है. सो आयरनी होती है दो अपोजिंग आइडियाज को प्लेस करना, राइट. जैसे किसी मैरिज काउंसलर का डिवोर्स हो जाए तो ये आयरनी है. तो दो विडंबना जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो आयरनी तो कहीं नहीं है. पैथोस होता है बहुत सारा इमोशनल एंगल ऑथर डिस्कशन में लेकर आए, तो ये चॉइस भी एलिमिनेट हो जाती है, राइट. तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन को आपको समझना है कि ऑथर ने क्या नरेशन मतलब जो अपना पैसेज लिखा है उसको क्या सोचते हुए लिखा है, क्या महसूस करते हुए लिखा है. इन अ वे नथिंग बट टोन को ही पूछने का एक दूसरा तरीका है, राइट. तो कई बार देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, बट हम कई बार इसलिए घबरा जाते हैं कि व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू कन्वे, ठीक है. So careful and just not get too much boggled, right. क्योंकि हम कई बार क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, और यही हमें सीखना है how it should go like, right. So foreshadowing होता है जहाँ पर आप किसी को सिग्नल देते हो या चेतावनी देते हो ऑफ समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना कि पूर्वाभास हो रहा है. सो फोरशैडोइंग भी बहुत प्रॉमिसिंग चॉइस आप कंसिडर देखें कि कॉन्टेक्स्ट में डज दिस फिट इन और नॉट, ठीक है. बट इफ यू सी कहीं फोरशैडोइंग का आंसर रेलेवेंट निकल के आता नहीं है, राइट. सो दैट्स ऑल्सो इज नॉट अ वेरी प्रॉमिसिंग चॉइस. तो फोरशैडोइंग भी हमारे पास चला गया.
अब हमारे पास फोर शैडोइंग नहीं है, पैथोस नहीं है, राइट, आयरनी नहीं है, तो अब हमारे पास डिनाउमेंट है, राइट। ये क्या होता है, द फाइनल पार्ट ऑफ द प्ले, राइट। तो डिनाउमेंट क्या होता है, फाइनल पार्ट। जब क्लाइमेक्स की आप बात करते हैं तो यहाँ पे कोई फाइनल पार्ट ऑफ डिस्कशन भी नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि कहानी शुरू ही हुई है। सो फाइनल पार्ट ऑफ द प्ले का भी आइडिया नहीं निकल के आया, ठीक है। सो फोर शैडोइंग भी नहीं है। सो तो बचा क्या, कैरेक्टराइजेशन। तो ये क्वेश्चन एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आपको हेल्प करेगा राइट आंसर चॉइसेस को फाइंड आउट करने में। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा था कि ऑथर ने किस स्टाइल से पैराग्राफ को लिखा, तो व्हाट वाज द स्टाइल ऑफ राइटिंग। अब एक चीज है, आपको वर्ड्स आने जरूरी हैं। अब हमने देखा यार, आयरनी तो होता है जो विडंबना की बात होती है, ऐसी कोई विडंबना की बात हुई नहीं। पैथोस जहाँ पे ऑथर बहुत इमोशनल एंगल लेके आता है, वो भी कहीं लेकर नहीं आया, राइट, कि बहुत ही इमोशनली ड्रिवन सेंसिटिव कहानी हो गई, वो चॉइस भी हट गई। ड्राउमेंट का बात होता है कि आप फाइनल पार्ट ऑफ द प्ले की बात करो, पर कहानी तो शुरू से ही हो रही है कि एवरीबडी ग्रोज अप, तो कहीं किसी डिस्कशन का कल्मिनेशन हो रहा है या एंड पॉइंट हो रहा है, वो भी आप नहीं देख सकते। फोर शैडोइंग होती है कि आप कोई पूर्वाभास होता है, तो ऐसा भी कहीं बहुत डिटेल में नहीं बोला। कैरेक्टराइजेशन का मतलब है कि ऑथर ने इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के बारे में बात करी, हाँ, वेंडी के बारे में बात करी है बहुत डिटेल में, कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया है, राइट। उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने, अगर आप देखेंगे, वेंडी की मदर का भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है कि लवली लेडी है, रोमांटिक माइंड है, पूरा पैराग्राफ ही उसको एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। उसके बाद कहीं ना कहीं मिस्टर डार्लिंग ने उनको कैसे वू किया, मिस्टर डार्लिंग की पर्सनैलिटी को भी टच अपॉन किया है। तो सारी चॉइसेस में कैरेक्टराइजेशन एक ऐसी चॉइस सबसे कन्विंसिंग इमर्ज करके आती है, इजंट इट। चलिए, सो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये सवाल देखते हैं। द ऑथर डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस्टर डार्लिंग स्वीट मॉकिंग माउथ। तो देखिए, अब स्वीट मॉकिंग माउथ में वो कह रहे हैं कि एक ऐसी किस है, कहीं ना कहीं अगर आपने पैराग्राफ में देखा होगा कि माउथ को एक्सप्लेन करते हुए कि ना उनके हस्बैंड को मिली है, और शायद नेपोलियन आएगा उसको भी नहीं मिलेगी, और वेंडी को भी नहीं मिली है, राइट। सो दैट मीन्स सम लव। इसका इम्प्लिसिट मीनिंग क्या हो सकता है कि कुछ लव और अफेक्शन है जो द लेडी इज नॉट एबल टू गिव टू अदर्स, राइट, कि ऐसे शी इज लवेबल, क्योंकि कई बार बोला है कि उन्होंने मेरी बेटी को हक किया, दैट कांट यू बी अ चाइल्ड फॉर एवर। सो कहीं ना कहीं ऑथर ने भी बोला है कि शी इज अ लवली डिमीनर, राइट। सो फ्रीक्वेंटली चाइड अदर्स, स्कोल्ड्स अदर्स। तो स्कोल्ड अदर्स तो नहीं आप बोल सकते ना, जितना हमने पढ़ा है तो हम कहीं नहीं देख सकते कि किसी को बी लिटिल करती है, शर्मिंदा करती है। डिसफिगरमेंट, डिसफिगरमेंट होता है मुंह टेढ़ा माका होना, तो हम कहीं ये नहीं बोल सकते कि मॉकिंग माउथ का मतलब है कि डिसफिगरमेंट है, राइट, कि मुंह टेढ़ा बांका है। सो अगेन ये वर्ड वी कैन नॉट जस्टिफाई, यूजेस हर वर्ड्स टू गेट अवे, मतलब अपने शब्दों को चालाकी से इस्तेमाल करते सिचुएशन से निकल जाती हैं। ऐसा भी आपके पास कोई स्टेटमेंट नहीं है जिससे आप कंक्लूड कर सको। So, the description implicitly likens Mrs. Darling to be a mocking word which sings a sweet song yet is a trickster. Trickster होता है जो दूसरों को डिसीव करता है, चीट करता है। तो ये देखिए, जो आप वेरीफाई नहीं कर सकते वो करेक्ट आंसर कैसे होगा। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से ई आ गया, बट अगर हम ई को जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। लविंग वुमन कर सकते हैं, क्योंकि वो जब वेंडी फूल लेकर जाती है तो वो उसको हक करती है, बोलती है कि कांट यू ऑलवेज बी अ चाइल्ड, तो ये कहीं ना कहीं लिखा है। फिर उसने लिखा है कि एवरीबडी लाइक्ड हर, एंड जो मिस्टर डार्लिंग थे वो सबसे पहले कैब लेकर पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं उनकी लविंग वुमन की जो इमेज है वो हम मल्टीपल तरीकों से पैसेज से जस्टिफाई कर सकते हैं। येट शी डज नॉट होली गिव हर लव अवे, क्योंकि कहीं ना कहीं वेंडी को लगता था नेपोलियन को दे देगी, पर वो इमेजिन कर पाती है कि वो भी डोर को बैंग करके जा रहा होगा। मतलब देयर इज सम पार्ट ऑफ द लेडी हु इज नॉट ओपन टू बी एक्सपोज्ड, सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, राइट। तो अब इसी तरीके के क्वेश्चंस फिक्शन बेस्ड पैसेजेस को डिफिकल्ट बना देते हैं, क्योंकि कई पॉइंट पे आपको इतनी डीप इंटरप्रिटेशन आनी जरूरी है। और अब स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम क्या करें कि इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। जितना रीड कर सकते
सकते हैं उतना करिए, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जितने अलग अलग फ्लेवर के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, उसी से ये क्लैरिटी आती है, राइट? क्योंकि आप जैसे देखिए ना, किसी को अगर ड्राइव करना है तो कहे कि मेरे को कैसे पता चलेगा गियर कैसे चलाना है, तो उसको क्या इंस्ट्रक्शन देगा कोई भी ड्राइवर कि सड़क पे जा, ट्रैफिक देख, फिर ही तेरी समझ बैठेगी। सो सेम पॉइंट है कि स्किल सेट एक्वायर करने के लिए आपको मैदान में कूदना पड़ेगा, अलग अलग फ्लेवर के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, एंड देन ओनली यू गेट द क्लैरिटी, राइट? तो चलिए अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप भी करिएगा होमवर्क में, राइट? इसी बहाने आप पैसेज को रिविजिट करेंगे, यू विल बी एबल टू गेट मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, राइट? सो डू ट्राई दिस क्वेश्चन कि आप मिसेस डार्लिंग के बारे में इन जनरल क्या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? So very interesting. I hope to see lot of answers with slight reasoning coming in the comment section, right? Till then you have to take good care of yourself, read and read a lot, and always be charged up, always have the self belief and keep going. Thank you so much for watching the video. I hope you really liked it. Please take good care of yourself and work very hard. All the best.